Assalamu alaikum everyone. In this video, I am sharing MGT 503 final term preparation with you, and in this video, we are going to prepare 30 plus important MCQs with new paper pattern. Good news ये है कि आपका जो पेपर है वो MCQs बेस होगा. आई होप कि आपको पता ही होगा सबको. एंड प्लस पॉइंट हाईलाइटेड हैंड आउट्स आपको जो है वो आपको दूंगी. एंड देन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी जो हमारे पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे. सो वॉच द फुल वीडियो टू प्रिपेयर वेल एंड स्कोर बेटर इन योर एग्जाम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट MCQs है वो है विच वन of the following technique is a quantitative tool for planning that can be used to solve resources allocating problem. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लीनियर प्रोग्रामिंग है. लीनियर प्रोग्रामिंग है सॉरी लीनियर प्रोग्रामिंग है. लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम हिसाब लगाकर ये फैसला करते हैं कि जो हमारे पास महदूद वसाइल होते हैं जैसे कि पैसा, वक्त या सामान, तो उसको कैसे बेहतरीन तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग होती है और इसको हम बुक से देख लेते हैं. हमारे पास बुक पे पेज नंबर 55. हाँ, तो ये हमारे पास है लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए मैथमेटिकल टेक्निक दैट कैन बी यूज टू सॉल्व रिसोर्सेज एलोकेशन प्रॉब्लम. तो ये हमारा MCQs था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं अपना. ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द सिनेरियो प्लानिंग एक्सेप्ट. सिनेरियो प्लानिंग जो है वो सब ये टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी बाय प्लेइंग पोटेंशियल सिचुएशंस can be described as a contingency planning, a consistent view of what the future is likely to be. ये तीनों किसके पॉइंट हैं? सिनेरियो प्लानिंग के. लेकिन जो है ना इजी टू यूज एंड फोरकास्टिंग रैंडम इवेंट, ये फोरकास्टिंग के रिलेटेड है, तो ये इसका पॉइंट नहीं है. बुक से हम इसको देख लेते हैं. हमारे पास है सिनेरियो प्लानिंग. ठीक है, ये सिनेरियो प्लानिंग के रिलेटेड दिया गया हुआ है पेज 56 पे, ये आप रीड कर लीजिएगा. देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना. व्हेन which one of the following is a prescribed series of related steps to be taken under certain recurring circumstances. तो ये प्रोसीजर की डेफिनेशन है. बुक से हम इसको रीड करते हैं. ठीक है, a procedure is a prescribed series of related steps to be taken under certain recurring circumstances. ये प्रोसीजर की डेफिनेशन है हमारे पास. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. इन क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज हिस्टोरिकल डाटा टू डेवलप फोरकास्ट फॉर फ्यूचर. तो इसमें जो पूछ रहे हैं हमारे पास फोरकास्टिंग टेक्निक कौन सी है? टाइम सीरीज मेथड. ये हमारे पास फोरकास्टिंग टेक्निक है. ये हमारे पास है इम्पोर्टेंट टॉपिक है फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है ऑफ प्रिडिक्टिंग चेंजिंग कंडीशंस एंड फ्यूचर इवेंट्स दैट में सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो जो हमारे पास फोरकास्टिंग होती है बेसिकली फोरकास्टिंग एक ऐसा अमल होता है जिसमें बदलते हुए हालात और मुस्तकबिल के वाक़यात की जो पेश आने वाला मतलब मुस्तकबिल में जो चीज़ें पेश आनी होती है ना, उसको बेहतर तरीके से उसका हमें मंसूबा बनाया जाता है कि जो मुस्तकबिल में हमारे फ़ैसले होते हैं वो किस तरह से हमारे असरअंदाज होते हैं और कैसे उनको बेहतर तरीके से लिया जा सकता है मुस्तकबिल के फ़ैसलों को. तो ये फोरकास्टिंग होती है. ठीक है, और फोरकास्टिंग के आगे से मेथड है, मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, जिसमें हमारे पास टाइम सीरीज़ मेथड है ये. और इसके जो और भी मेथड हैं ये सारे आपने पढ़ने हैं पेपर्स में, इनके मुतालिक भी क्वेश्चन आ सकते हैं. देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. फोरकास्टिंग टेक्निक्स फॉल इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग टू कैटेगरीज. हमारे पास फोरकास्टिंग की कितनी टेक्निक्स होती हैं? हमारे पास फोरकास्टिंग की 3 टेक्निक्स होती हैं. ठीक है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और हमारे पास एक और होती है, मेरे माइंड से स्लिप हो गया, हम उसे देख लेते हैं. हाँ, जजमेंटल फोरकास्टिंग. ये 3 फोरकास्टिंग की टेक्निक्स होती हैं हमारे पास और इसमें क्वेश्चन में जो है ना हमें 2 दी गई हुई हैं. तो वो कौन सी कैटेगरीज में आती हैं? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा. देन है बजट इज ड्राफ्ट टू अचीव दी शॉर्ट टर्म गोल्स. बजट क्या होता है? बजट एक ऐसा मंसूबा होता है जिसमें बताया जाता है कि कितना पैसा या वसाइल किस काम पर खर्च किए जाएंगे ताकि सब कुछ सही तरीके से चल सके. ठीक है, इसमें हमने बेसिकली ये देखना था कि जो हमारा पैसा है और जो वसाइल है उनको हम सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो ये बजट होता है हमारे पास और ये एक शॉर्ट टर्म जो है ना ड्राफ्ट होता है, शॉर्ट टर्म गोल होता है.
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब ए प्रोसीजर। प्रोसीजर की हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी है। अ प्रिस्क्राइब सीरीज ऑफ रिलेटेड स्टेप्स टू बी टेकन अंडर सर्टन रिकरिंग सर्कमस्टांसेस। 59 पेज पे है इसकी डेफिनेशन। देन है which of the following is a general statement or understanding that guide or channelize thinking in decision making। तो ये पॉलिसी हमारे पास होती है, ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट होती है और एक हमारे पास एक गाइड होती है ये समझने के लिए कि हमारे जो फैसले हम उनको सर्टन तरीके से कैसे ले सकते हैं। तो ये हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ये हमारे पास पॉलिसी की डेफिनेशन है। इज अ जनरल गाइड दैट स्पेसिफाइज द ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिसी और प्रोसीजर दोनों की डेफिनेशंस के एमसीक्यूज आए हैं। देन है द ओनर ऑफ अ chain of supermarkets set a goal of opening up 10 new stores in new locations within next 6 years। वो कहते हैं कि एक सुपरमार्केट का जो ओनर है वो जो है ना 10 न्यू स्टोर्स वो जो है ना वो ओपन करना चाहता है नई नई लोकेशंस पे अगले 6 सालों का उसका ये मंसूबा है। तो ये किस तरह का प्लान है, ये किस तरह का प्लान है? तो ये एक लॉन्ग रेंज प्लान है, ठीक है। 6 सालों में वो कह रहा है कि अगले 6 सालों का मेरा ये प्लान है कि मैं 6 सालों में 10 अपने जो है ना स्टोर खोलूँ नई नई जगहों पे। तो ये एक लॉन्ग रेंज प्लान है। देन ग्रुप क्रिएटिविटी कैन बी इन्हेंस्ड बाय नंबर ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। तो जो हमारी ग्रुप की क्रिएटिविटी है वो कैसे इंक्रीज की जा सकती है? डेल्फी टेक्निक से, ब्रेनस्टॉर्मिंग से, नॉमिनल टेक्निक से, एक्सेप्ट, उन्होंने पूछा एक्सेप्ट, आइसोलेटेड टेक्निक। ग्रुप ग्रुप तो होता है ना जैसे सब लोग मिलके 5-10 लोग मिलके काम करें, लेकिन आइसोलेटेड मतलब होता है अकेला। तो ये एक्सेप्ट उन्होंने पूछा तो आइसोलेटेड टेक्निक हमारे पास इसका आंसर आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी कंपनी हैज बीन ऑफरिंग द सेम क्वालिटी ब्यूटी प्रोडक्ट फॉर last 10 years with no plans for change, which type of category is the company using। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक कंपनी है एबीसी, उसका कोई भी नेम आप रख लें, तो वो सेम क्वालिटी के, उनकी क्वालिटी बिल्कुल चेंज नहीं हुई, पिछले 10 सालों से वो सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है ना वो बेच रहे हैं और उनका आगे कोई प्लान नहीं है अपनी क्वालिटी चेंज करने का। तो ये कौन सी कैटेगरी है? ये स्टेबिलिटी। ये कौन सी कैटेगरी है? स्टेबिलिटी। हमारे पास आ जाता है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। ये आप इसको रीड कीजिएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग मैनेजरियल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज लोअर इन द हायरार्की इज रेफर्ड टू एज delegation। Delegation is assigning of part of managers work to other along with responsibility and authority। Which of the following is a process that involves managers from all parts of the organization in the formulation of strategic goal? तो ये strategic मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। ये हमारे पास टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लेसन 25 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, तो इसमें जो है ये सारा टॉपिक है जो आपने करना है। देन नेक्स्ट है इन ए वर्क प्लेस कॉन्टेक्स्ट autonomy primarily refers to the freedom to make decisions within one's own role। ये एक ऐसी ऑटोनॉमी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको फ्रीडम होती है कि आप अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आपको किसी को जवाबदेह होने की ज़रूरत नहीं होती। ऑटोनॉमी, ठीक है, ये ऑटोनॉमी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो डिविजनल स्ट्रक्चर के फॉर्म नहीं है वो है स्किल बेस्ड डिवीजन। Dash are large-scale action plans for an organization for interacting with environment in order to achieve long-term goals। Strategies हमारे पास होती है, जो strategies होती हैं जिसमें हमने ये strategy बनानी होती है कि हम लार्ज स्केल पे जो हमने एक्शन लेने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो हम कैसे लेंगे जो लॉन्ग टर्म गोल हमने बनाने हैं। तो ये हमने एक पूरी स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो ये हमारे पास टॉपिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से आया आई थिंक। हाँ, ये देखें हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से आया है। स्ट्रेटजीज आर लार्ज स्केल एक्शन प्लान्स फॉर इंटरेक्टिंग विद इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू अचीव लॉन्ग टर्म। ये देखें ये वाली लाइन से यह आया हुआ है। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव यूजिंग
resources effectively and adhering to organizational policy। तो ये अकाउंटेबिलिटी है पेज 77 पे। ये अकाउंटेबिलिटी इज द रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग एबल टू आंसर फॉर सिग्निफिकेंट डेरिवेशन फ्रॉम ड्यूटीज और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि आपने ये काम किया, आपको हमने ये काम दिया हुआ था, तो आप आंसरेबल होते हो अगले को कि हाँ कि मैंने ये काम किया, कैसा नहीं किया। देन एन एरिया इन द इन्वायरमेंट दैट इज एक्सप्लॉइटेड may generate high performance is called opportunity। ये opportunity की definition है opportunity, ठीक है, is an environmental condition that offers significant, ये सारी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ पोर्टर्स 5 फोर्सेस। तो इसमें से पोर्टर्स 5 की वो कह रहे हैं कि कौन सा इसका फोर्स नहीं है। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि पोर्टर्स 5 फोर्स क्या कौन सी है। तो ये हमारी बुक में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पोर्टर्स 5 ये एक सिंपल वे में ये ना हमें अंडरस्टैंड करवाता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक बिजनेसेस इन मार्केट, कि आपका जो बिजनेस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है मार्केट में, ठीक है। इनके मिसाल के तौर पे आप एक कैंडी शॉप खोलते हो, लेकिन उसको खोलने से पहले आप ये सोचते हो कि क्या मेरी शॉप चलेगी या नहीं, और क्या ये पैसे कमा पाएगी मार्केट में या नहीं। तो माइकल ई पोर्टर जो है उसने ये 5 चीज़ें जो है ना हमें दी थी ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो हमारा बिजनेस है ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें जो है ना फाइट थी जिसमें रिवलरी थी, मतलब कंपटीशन है, ठीक है, कि कितने आपने कितनी प्राइस रखनी है कितनी नहीं रखनी। पावर ऑफ सप्लायर्स है और पावर ऑफ बायर्स है, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स और थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। मतलब ये 5 इसके पॉइंट थे माइकल ई पोर्टर के, जिसने ये 5 फोर्सेस अपनी दी थी, जिसमें हम ये देखें हमारे पास थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट भी आ गया। ये है पावर ऑफ सप्लायर्स, बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स और कॉम्पिटिटिव रिलेवरी। ये तीनों इसके पॉइंट है, लेकिन मार्केट सैचुरेशन ये इसका पॉइंट नहीं है। और इसमें हमने ये इसके 5 पॉइंट याद रखने हैं कौन कौन से हैं। इन सिंपल वर्ड्स ये कह लें कि पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल हेल्प यू अंडरस्टैंड हु हैज़ द पावर इन बिजनेस। कि बिजनेस में जो पावर है वो किसके पास है, यू, योर सप्लायर्स, योर कस्टमर्स और योर कॉम्पिटिटर्स, कि वो आपके पास है या जो आपको माल सप्लाई करते हैं उनके पास है, या आपके कस्टमर के पास है, या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास है। ये समझने में ये जो पूरा हमारे पास पोर्टर का ये है ना ये हमें मदद देता है। और बुक में हमारे पास जो इसका टॉपिक है वो हम देखते हैं कौन से पेज पे है। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक है पोर्टर्स फोर्स मॉडल, और इसमें ये जो इसके 5 पॉइंट दिए गए हुए हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, जिसमें ये आ गया हमारे पास इंटरव्यूलरी, ठीक है, ये पावर ऑफ सप्लायर्स, पावर ऑफ बायर्स, न्यू एंट्रेंट्स, ये जो है ना पांचों है, लेकिन मार्केट सैचुरेशन इसका पॉइंट नहीं है। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहे हैं कि कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक नहीं हम समझते अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ को। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी। Which of the following suggests that there is a need to have good relationship at work? Need of for affiliation. Sales responsibilities divide into Southwest, Midwest, South, Southern, Northern and Western regions would be an example of what type of departmentalization। तो ये हमारे पास जो है एग्जाम्पल किसकी है, जियोग्राफिक्स की। जियोग्राफी क्या होता है, जैसे इलाकाई लिहाज से हम अपनी जो है ना सेल्स और अपना बिजनेस को ग्रो करते हैं कि हमने नॉर्दर्न एरियाज में करना है, साउथर्न में करना है, मिड वेस्ट में करना है, साउथ में करना है, नॉर्थ में करना है। तो मतलब हमने जियोग्राफिकली हमने इसको सेट करना है। तो ये अगर हम इलाकों की या जगह की बात हो रही है तो ये ज़ाहिर है ये जियोग्राफिक्स में आता है। तो इसको बुक पे हम देख लेते हैं पेज नंबर 79, टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो ये टॉपिक है हमारे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन का। तो इसमें है जियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है, ये है, ये वो है कि डिज़ाइन टू सर्व डिफरेंट जियोग्राफिक एरियाज।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द थ्योरी दैट ईच पर्सन शुड रिपोर्ट टू ओनली वन मैनेजर इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। जिसमें आपने सिर्फ अपने एक एक मैनेजर को ही अपनी जो है वो सारी चीज़ें बतानी होती हैं, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड होती है। और ये टॉपिक पेज 20 में है, लेकिन ये तो हमारा मिड टर्म का टॉपिक था शायद। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, तो हमने सिर्फ एक सुपीरियर से ऑर्डर हमें मिलते हैं, हमने उसको जवाब देना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक हेसबर्ग, instructive factors are related with job content and are associated with the job satisfaction. Organizations that work like efficient machines, well oiled by rules, regulations, and standardized tasks are described as which of the following? Machinistic. ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, ये हमारे पास आ गई है, और मशीनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ से आपने कर लेनी है। मैं इसको मशीनिस्टिक पढ़ रही हूँ या फिर मैकेनिस्टिक है, आई थिंक मैकेनिस्टिक जो है ना ये लफ्ज़ करेक्ट यही है। और ये मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी तंजीम होती है जहाँ पर काम का तरीका सख्ती से तय होता है। मुलाजमिन सिर्फ अपना महसूस काम करते हैं और निचले दर्जे के लोगों की राय शामिल नहीं की जाती, तो ये मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। Then a function of ability, motivation and working condition is known as performance. ये performance की definition है, पेज 89 पे थी आई थिंक। Performance is a function of ability, motivation and working conditions. Yeah. Which of the following is a function of how much decision making authority is pushed down to a lower level in the organization? Centralization. सेंट्रलाइजेशन की हमने यहाँ पे बुक से देख लेते हैं, पेज 84 पे है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन है। तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स में आपको बता देती हूँ। सेंट्रलाइजेशन एक का मतलब ये होता है कि सिर्फ जो ऊपर के लोग होते हैं ना, जैसे ये जो टॉप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के लोग होते हैं, सिर्फ वही फैसले करते हैं, ठीक है। जबकि जो निचले दर्जे के लोग होते हैं उनको ये फैसला करने का इख्तियार हासिल नहीं होता। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन होती है, द कंटेक्स्ट टू विच पावर एंड अथॉरिटी आर डेलीगेटेड टू लोअर लेवल, उसमें यह होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सिर्फ ऊपर वाले लोग, ऊपर के अथॉरिटी वाले लोग, टॉप ऑर्गेनाइजेशन के लोग फैसला नहीं करते, निचले दर्जे के लोग भी फैसला करने का इख्तियार रखते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ टॉप मैनेजर्स सिर्फ फैसले करते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन में ऊपर और नीचे, मतलब आई थिंक मतलब टॉप लेवल और जो लोअर लेवल के मुलाजमीन होते हैं वो दोनों फैसले करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Ahmed is working in ABC Corporation and he desire to get job continuity and he also wants security from company layoff. Ahmed want to fulfill the dash need. वो कहते हैं कि अहमद एक एबीसी कॉर्पोरेशन में काम करता है और वो चाहता है कि मेरी जो नौकरी है वो ना जाए और वो यहीं पे अच्छे तरीके से काम करता रहे, तो ये सेफ्टी नीड है। ये है मैस्लो नीड्स थ्योरी। ये मैस्लो की थ्योरी है, मैस्लो नीड्स थ्योरी। और इसने जो है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स फ्रॉम द मोस्ट बेसिक टू द हाईएस्ट। तो इसने कुछ पॉइंट बताए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी नीड्स होनी चाहिए। तो इसमें साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स हैं, ठीक है, बिलोंगिंगनेस नीड्स हैं, एस्टीम नीड्स हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं। ये इसके नीड्स हैं, मैस्लो नीड्स थ्योरी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देन नेक्स्ट है position in the direct chain of command and is responsible for the achievement of an organizational goal. Profit is called line position. ये line position की definition है, इसको हम बुक से देखते हैं, पेज नंबर 84 पे है। Line position is position that has authority and responsibility for achieving the major goals of the organization. ये एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें आपके पास अथॉरिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप पे कि आपने मेजर गोल्स जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव करने हैं। देन नेक्स्ट है theory of motivation that is more useful for understanding the outcome of behavior is dash reinforcement theory। हमारे पास है reinforcement theory, ठीक है, और ये इसका पॉइंट है और ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आपने पढ़ने हैं। तो ये हमारे पास जो है ना रेनफोर्समेंट की थ्योरी थी जो मैंने आपको बुक से दिखाई है। और सिंपल वर्ड्स में रेनफोर्समेंट थ्योरी ये कहती है कि अगर आप कोई काम करते हो और उसका नतीजा अच्छा निकलता है तो आप वो काम जो है ना जारी रखो, और अगर वो नतीजा बुरा होता है तो आप वो काम छोड़ दो, आप वो ना काम करो। तो ये रेनफोर्समेंट की थ्योरी थी और ये हमारे थे क्विज इंपॉर्टेंट जो मेरे पास मौजूद थे फिलहाल, तो वो मैंने आपको करवा दिया, बुक से भी मैंने आपको मार्क करवा दिया। देन हम आप आगे जो है ना करते हैं अपनी बुक से
अपने जो है हाइलाइटेड हैंडआउट्स करते हैं, उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह बता देती हूँ, ताकि आपकी जो पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो हमारा जो टॉपिक है, जो पेज है हमारा, वो 48 से स्टार्ट हो रहा है, लेसन 19 से। तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की आ जाती है। तो वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, वो आपने कर लेना है। देन है कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग कह लेंगे कि ऐसी तहलीकी सलाहियत, मतलब ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक तहलीकी सलाहियत को बढ़ाने का तरीका होता है, जिसमें जो अफराद हैं वो किसी महसूस मौजू पर ज़्यादा से ज़्यादा नए और अनोखे ख्यालात पेश करते हैं, और इसके जो हालात को ना, उसका जो है हालात को फौरी तजिया या तनकीद की जाए। मतलब एक ऐसा तरीका होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी जो सलाहियत होती है ना, उसको बढ़ाने के लिए ये काम किया जाता है। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ मीन ऑफ इनहेंसिंग क्रिएटिविटी, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाने के लिए यूज़ होती है। देन हमारे पास नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स, लेटरल थिंकिंग वर्सेस वर्टिकल थिंकिंग, डेल्फी मेथड देन हमारे पास आ जाता है। डेल्फी ये एक तरीका है जिसमें कई माहिरीन से बार बार राय ली जाती है, ताकि हम अहम मसले पर मुस्तकबिल के बारे में अच्छी और दुरुस्त राय कायम कर सकें, ठीक है। ये डेल्फी मेथड होता है हमारे पास। देन आगे हमारे पास सिनेरियो एनालिसिस आ गया। नेक्स्ट लेसन में हमने स्वॉट एनालिसिस पढ़ना है। स्वॉट एनालिसिस के बाद हमने जो है ना, फोरकास्टिंग पढ़नी है। फोरकास्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और उसकी 3 कैटेगरीज है हमारे पास, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड जजमेंटल। ये 3 टेक्निक्स हैं। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनकी 3 टेक्निक्स कौन सी हैं, ठीक है। और फोरकास्टिंग क्या होता है? फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि अंदाज़ा लगाना मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, ताकि बेहतर मंसूबा बनाया जा सके और दुरुस्त फैसले किए जा सकें। ये फोरकास्टिंग होता है। और फोरकास्टिंग के मेथड्स होते हैं, जिसमें ये है कि सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग है। और क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग में कौन कौन से मेथड है? टाइम सीरीज मेथड है, एक्सप्लेनेटरी और कैजुअल मेथड है, और ये सारे हैं क्वालिटेटिव के। देन क्वांटिटेटिव के आ जाते हैं, और इनके साथ कुछ यहाँ पे ये सारे मतलब फोरकास्टिंग के मेथड्स हैं। तो इसके बारे में भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। और अगर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू हो जाऊंगी, तो फिर तो ये एक्सप्लेनेटरी वीडियो तो ना हुई। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ जो आपके पेपर्स के लिहाज से आ रहे हैं। देन हमारे पास बेंच मार्किंग आ जाती है। बेंच मार्किंग का मतलब ये है कि देखना दूसरे कामयाब लोग या कंपनियां क्या अच्छा कर रहे हैं, और फिर उन तरीकों को सीख कर खुद भी बेहतर बनना, ये बेंच मार्किंग होती है, ठीक है। देन है बजटिंग। बजटिंग क्या होता है? बजट एक मंसूबा होता है जिसमें ये बताया जाता है कि कितना पैसा या वसाइल किस काम पर खर्च किए जाएंगे, ताकि सब कुछ सही तरीके से चल सके। तो बजट बनाना और देखना कि कितना पैसा और कितने वसाइल हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बजटिंग होता है। और हमारे पास कितने टाइप के बजट होते हैं पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, देयर हाउ मैनी टाइप ऑफ बजट्स। तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बजट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास रेवेन्यू बजट, एक्सपेंस बजट, प्रॉफिट बजट एंड कैश बजट, ये होता है। देन हमारे पास आ गया शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग के बारे में आपने देख लेना है कि वो क्या होता है, और इसमें गैन चार्ट्स होते हैं, ठीक है, पर्ट्स, नेटवर्क, ये डायग्राम, और ये सारा आपने एक दफ़ा इसको रीड कर लेना है, क्योंकि याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने रीड करना है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट का जो है ना वो पता लग जाए। देन हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग आ जाती है। ये एक ऐसा मैथमेटिकल टेक्निक होती है जिसमें हम ना अपने रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज जैसे हमारे पास पैसा या हमारे पास सामान होता है, उसको हम कैसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये लीनियर प्रोग्रामिंग में हम सीखते हैं। देन हमारे पास आ जाता है सिनेरियो प्लानिंग। ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास आ जाता है प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग? तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को डिफाइन करना होता है, उनको स्टैब्लिश करना होता है, स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू मैनेजर्स प्लान, और ये सारा आपने रीड करना है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है लिंकेज ऑफ गोल्स एंड प्लान्स। स्ट्रेटजी, कितने तरह के हमारे पास प्लान्स होते हैं? स्ट्रेटेजिक प्लान्स, टैक्टिकल प्लान्स, ऑपरेशनल प्लान। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों एमसीक्यूज इनमें आए हुए हैं। देन है हमारे पास सिंगल यूज प्लान, पॉलिसी एंड प्रोसीजर की डेफिनेशन भी आई हुई है एमसीक्यूज में। देन हमारे पास आ जाते हैं प्लानिंग, गोल, डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड गोल, ये दोनों, ठीक है। इस टाइप ऑफ प्लान्स, ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है कि कितने टाइप के प्लान होते हैं। लॉन्ग रेंज प्लान होते हैं, शॉर्ट रेंज प्लान होते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं, डायरेक्शनल प्लान होते हैं, ठीक है। ये सारा आपने रीड करना है। हाउ गोल्स फैसिलिटेट परफॉर्मेंस, ये पढ़ना है। प्लानिंग स्टाफ, कॉन्टीजेंसी प्लानिंग, ये भी एमसीक्यूज आया हुआ था।
देन हमारे पास लेसन 24 में है स्टेप्स इन गोल सेटिंग। 5 स्टेप्स हैं, ये याद करने हैं। कॉन्टीजेंसी फैक्टर इन प्लानिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। देन है मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, एमबीओ, एंड एमबीओ वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय पीटर ड्रक। ये याद रखते हैं, कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट। इसके एमबीओ के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4। और ये किसने डिस्क्राइब किया था? पीटर डकर ने। ठीक है। और ये है फॉलोइंग स्टेप्स एमबीओ के, ये भी पढ़ने हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एमबीओज और वीकनेस ऑफ एमबीओज। इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का टॉपिक आ गया है, तो ये हमने देखना है। ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है, पर्पस क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, और ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और ये सारा टॉपिक आपने पढ़ना है। और इसको मेन अगर आपको ये है कि आपको नहीं पता स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, आप जाकर सर्च करें व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसकी आप डेफिनेशन पढ़ लें। अच्छा ये चीज़ होती है और इसमें क्या क्या होता है, वो आप जब रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, इनकी डेफिनेशन आपने याद करनी है, क्योंकि आपको स्वॉट एनालिसिस ये भी करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो फिर आपने सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ताकि जब आपको पेपर आए तो आपको पता हो कि क्या क्या हमारे पेपर में आना है। ठीक है। लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज हैं, हमारे पास कितनी स्ट्रेटजीज हैं, ये हमने पढ़ना है सारा। बाद में हमारे पास आ गया पोर्टर्स फोर्स मॉडल, जिसमें हमने ये देखना है कि माइकल ई पोर्टर ने ये स्ट्रेटजी बनाई थी और इसको 5 कॉम्पिटिटिव फोर्स में डिवाइड किया था। उसमें क्या था, सबसे पहले हमने देखना है रिवलरी कंपटीशन हमारा मार्केट में कितना है, हमारे पावर ऑफ सप्लायर्स, पावर ऑफ बायर्स, न्यू एंट्रेंट्स, ये हमने देखना है अपने बिजनेस के बारे में, कि हमारा जो बिजनेस है कि उसमें हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, वो पावरफुल है ज़्यादा, या फिर जो हमारे सप्लायर्स हैं जो हमें माल जो सप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा उनकी पावर है, या फिर जो बायर्स हैं उनकी जो है बारगेनिंग पावर वो ज़्यादा है, या फिर जो हमारे न्यू इंटरेक्ट न्यू कंपटीशन मार्केट में आ रहा है उनका ज़्यादा है। तो इन चीज़ों में हमने देखना है कि जो ये मेजर जो है ना फैक्टर्स हैं, ठीक है, मेजर फोर्सेज हैं पीटर पोर्टर्स फोर्स मॉडल की। देन है फॉर्मुलेटिंग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने सारा पढ़ना है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, डिफेंसिव स्ट्रेटजी, ये सारी स्ट्रेटजीज हैं जो आपने पढ़नी है। ठीक है। ये सारे देन ये हमने पहले भी अपनी एक बुक में पढ़ा था कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्टार कब बनता है, क्वेश्चन मार्क कब लगता है, कैश को कब बनता है और डॉग कब बनता है। जब उसकी ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो जाती है वो डॉग बन जाता है, जब वो बिल्कुल मार्केट में हाई प्राइस होती है उसकी, वो ट्रेंडिंग में होता है हमारा प्रोडक्ट, तो वो कैश को होता है हमारे लिए। ठीक है। ये आपने याद रखना है। फार्मूलेटिंग बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, तो ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं ये आपने पढ़ने हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आ गई हमारे पास। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, द प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिस्क टाइम एंड मनी, जब अपने टाइम को और पैसे को रिस्क करते हैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, तो वो एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो ये आपने जो जो मैंने मार्क किया हुआ ये सारा पढ़ना है। देन आ गया व्हाट इज चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है, इज डिफाइंड एज एन अल्टरनेशन इन पीपल forces for change, external forces and internal forces, and then creativity and innovation की definition आ गई। लेसन 29 में हमने ऑर्गेनाइजिंग नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द फॉर्मल फ्रेमवर्क बाय विच जॉब टास्क आर डिवाइडेड, ग्रुप्ड एंड और कोऑर्डिनेटेड। ठीक है। तो इसके जो कुछ 4 एलिमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आपने पढ़ने हैं कि जॉब डिज़ाइन है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, वर्टिकल कंडीशन एंड हॉरिजेंटल कंडीशंस है। ये कौन सी कंडीशंस हैं ये पढ़नी है। ठीक है। देन लेसन 30 हमारे पास आ गया है, इसमें हमने जॉब डिज़ाइन एंड वर्क स्पेशलाइजेशन पढ़नी है। टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इज द क्लस्टरिंग ऑफ इंडिविजुअल इनटू यूनिट्स एंड यूनिट इनटू डिपार्टमेंट्स। जैसे हमारे पास डिफरेंट हमारी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट होते हैं डिफरेंट, ठीक है, साइंस डिपार्टमेंट है, आर्ट्स डिपार्टमेंट है और बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इस तरह के डिफरेंट डिपार्टमेंट बने होते हैं ना। तो इस ऑर्गेनाइजेशंस में भी इस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है ना वो बने होते हैं। तो देर आर 4 मेजर पैटर्न्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये आपने पढ़ने हैं। ठीक है। जो मेजर 4 पैटर्न्स है ना वो कौन से हैं ये, ठीक है, ये आपको सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वो पढ़नी है। असेसिंग स्ट्रक्चर अल्टरनेटिव्स, जिसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, ठीक है, और उसके एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की।
देन हमारे पास डिविजनल स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ये पढ़ने हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। देन हमारे पास लेसन 31 स्टार्ट हो गया, इसमें हमने पढ़ना है मेथड्स ऑफ वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। वर्टिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है? तो इन वर्टिकल कोऑर्डिनेशन ये होता है कि जैसे टॉप मैनेजर्स होते हैं और मिडल मैनेजर होते हैं और लोअर लेवल जो हमारे होते हैं, वो सारे मुलाजमीन जो होते हैं, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो मिलकर काम करते हैं। तो इसको हम वर्टिकल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। हो गया हमारा फॉर्मलाइजेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये करना है। देन हमारे पास टॉल स्ट्रक्चर एंड फ्लैट स्ट्रक्चर आ जाता है। तो टॉल स्ट्रक्चर में काम करने वाले बहुत से दर्जों में तकसीम होते हैं, जैसा कि मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स में उनको जो है किया जाता है। मैनेजर होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजर्स भी होते हैं, लेकिन जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो है सिर्फ एक एक ही सतह पे, जो एक ही दर्जे पे काम करने वाले मैनेजर होते हैं, वो मिलके काम करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टॉल और फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। देन डाउन साइजिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हमने पहले भी पढ़ा है कि जो सेंट्रलाइजेशन होती है उसमें जो टॉप लेवल जो पावर होती है वो टॉप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो मैनेजर्स या फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास होती है। तो लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसमें जो लोअर लेवल पे और हायर लेवल पे जो मैनेजर्स या फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मिल के काम करते हैं। देन यहाँ पे कुछ एडवांटेज है सेंट्रलाइजेशन के और डिसेंट्रलाइजेशन के, ये पढ़ने हैं। देन लाइन पोजीशन, स्टाफ पोजीशन, ये सारी ये जो हाईलाइट हुई हैं ये आपने करनी है। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, अब वो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन इज द लिंकेज ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस डिपार्टमेंट एट सिमिलर लेवल। यहाँ पे जो सिमिलर लेवल पे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज जो होती हैं उनको लिंक वो एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। देन मैनेजेरियल इंटीग्रेटर, ये करना है। हमारे पास आ गया इंपॉर्टेंट टॉपिक जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होता है कि जो हमारे मतलब जो जॉब रोटेशन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें मुलाजमीन कुछ दिनों या कुछ हफ्ते के लिए एक जगह काम करते हैं, फिर उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है, उनकी जो जॉब है वो रोटेट होती रहती है। ठीक है, इसी तरह जॉब इनलार्जमेंट है और जॉब स्कोप है, जॉब इनरिचमेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपने करने हैं। देन है जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल हैज़ 5 कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स। जॉब के जो है कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं, ये इनके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपने पढ़ने हैं। देन आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन डिसीजन, जिसमें हमारे पास आ जाता है मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे टॉपिक्स जो हाईलाइट हुए हैं ये आपने करने हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट जो लेसन है इसमें है परफॉर्मेंस की डेफिनेशन करनी है। इंस्ट्रक्टिव मोटिवेटर्स एंड एक्सट्रिनिक मोटिवेटर्स है। इसमें जो हमारे पास इन इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो ऐसी होती है जब कोई काम सिर्फ अपनी अंदरूनी खुशी के लिए करता है, अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए, रिस्पेक्ट के लिए या अपने जॉय के लिए करता है। और जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स होते हैं वो अब जो काम है इस वजह से करते हैं कि हमें दूसरों से शाबाशी मिले, कोई बोनस मिले, ठीक है, या फिर हमें कोई दूसरों से कोई बेनिफिट मिले। ठीक है, लेकिन जो इंस्ट्रक्टिव होते हैं इंट्रिंसिक जो इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स होते हैं वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, रिस्पेक्ट के लिए और अपने खुशी के लिए काम करते हैं। देन नेक्स्ट है मैस्लो नीड्स थ्योरी। मैस्लो नीड्स थ्योरी एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है, ठीक है, जिसमें उसने जो है नीड्स बताई हैं। 5 नीड्स हैं जो हम जिसमें हमारे पास ये 5 नीड्स आ गई, ये आपने पढ़नी है। एनालिसिस एंड वीकनेस थ्योरी है। देन हमारे पास एमसी ग्रेगर की थ्योरी है जिसमें थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या कहती है? थ्योरी एक्स वो कहते हैं कि ये ऐसे लोगों, मतलब ऐसे लोगों के लिए जिनको जो काम करना पसंद नहीं है। मतलब थ्योरी एक्स में वो लोग आते हैं, वो एम्प्लॉयज़ आते हैं जिनको काम करना पसंद नहीं है, ठीक है, वो लेज़ी होते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड करते हैं। लेकिन जो थ्योरी वाई है वो उसमें वो कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो सेल्फ डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी आ गई, ये आपने करनी है। हाइजीन जिसके हाइजीन फैक्टर्स हैं, ये सारी छोटी छोटी डेफिनेशन ये पढ़नी है आपने। देन एक्वायर्ड नीड थ्योरी, ये करनी है। ये सारी इक्विटी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, आ गई, ये हमने करनी है। इसमें क्या है कि जब कोई इंसान को ये लगता है कि अगर वो मेहनत करेगा तो उसे इनाम मिलेगा और वो इनाम के उस इनाम के लिए
वो काम ज़्यादा करता है, ज़्यादा मेहनत करता है, तो ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी होती है। गोल सेटिंग थ्योरी, ये थ्योरीज याद करनी है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ये आपने पढ़नी है, ठीक है, ये हमने पहले इसके बारे में बात की है। ओपन बुक मैनेजमेंट, पे फॉर परफॉर्मेंस प्रोग्राम। लेसन 37 में आपने ये टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद लीडरशिप क्या होती है ये पढ़ना है, लीडर्स एंड लीडरशिप पावर, ठीक है। और ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये वाली सारी ये करनी है आपने। सर्चिंग फॉर लीडरशिप ट्रेड्स, ये दो ट्रेड्स हैं लीडरशिप के, और ये लीडरशिप ये आपने करना है। आइडेंटिफाइंग लीडर बिहेवियर्स, ठीक है। देन ये टॉपिक है हमारे पास। थ्री टाइप ऑफ लीडरशिप बिहेवियर स्टाइल्स आर आइडेंटिफाइड, तीन ऑटोक्रेटिक्स एंड डेमोक्रेटिक्स हैं, एंड ये लेस इज फेयर, ये तीन जो है टाइप है लीडरशिप की, ये करनी है। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो कौन सा है, ये टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। ये टॉपिक, ये सारे ही तकरीबन आपको पढ़ने पड़ेंगे, और आपको इनके पॉइंट्स सारे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह जो है ना, इनमें से 3 पॉइंट लेकर और 1 पॉइंट अलग से लेकर वो लिख देते हैं कि ठीक है इनमें बताओ कौन सा इनका पॉइंट है और कौन सा पॉइंट नहीं है। तो वो फिर जो है हमें पता होना चाहिए। द सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, ठीक है। द पाथ गोल थ्योरी, ये थ्योरीज हमारे पास जो है ना फिलहाल चल रही हैं, ये सारी हमने करनी है। देन हमारे पास जो है लेक्चर 39 है, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास 39 है, उसमें हमारे पास है ट्रांजैक्शनल लीडर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। ट्रांजैक्शनल लीडर्स वो होते हैं जो अच्छा काम करने पर आपको, जो आपको मोटिवेट करते हैं और अच्छा काम करने पर आपको इनाम देते हैं, और अगर आप वो काम नहीं ठीक करते तो आपको सज़ा मिलती है। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर आते हैं, जो आपको जो आपकी मदद करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं और आप में जोश लाते हैं कि आप काम करें और मतलब अच्छा काम करें, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस है। और ये सारी ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशन लीडर के बारे में सारा लिखा हुआ है। देन हमारे पास आ जाता है एक टॉपिक क्रिस्मा का। और क्रिस्मा क्या होता है, क्रिस्मा किसी चीज़, किसी इंसान की दिलकशी मतलब कोई दिलकश कह लें इसको उर्दू में, या मतलब कोई ऐसे कह लें कि उसमें एक कशिश होती है ऐसी कि इंसान को ना वो इंस्पायर करता है लोगों को, वो अपने फॉलोअर्स को, तो लोग उसकी बात मानते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, ठीक है। उसके एक क्रिस्मा है, एक है विजनरी लीडर। विजनरी विजनरी लीडर कौन सा होता है, वो विजनरी लीडर ऐसा होता है जो क्रिस्माई लीडर से भी आगे होता है। वो मुस्तकबिल में के बारे में सोचता है कि अगर आज की सूरत हाल ये है तो मुस्तकबिल में हमारा क्या होगा, और मुस्तकबिल में हम क्या कर सकते हैं, और अपने जो कंपनी को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। विजनरी लीडर ऐसा होता है कि उसका विजन बहुत तेज होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में। एंड 5 पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्मेटिक लीडर्स, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। विजनरी लीडर आ गया। देन ये क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, टीम लीडरशिप, ये वाला करना है आप हमने। देन आ गया जेंडर एंड लीडरशिप। जेंडर में वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो है मर्द हजरात वो ही लीडर नहीं होते, जो औरतें होती हैं वो भी लीडर बन सकती हैं। उनमें भी ऐसी सलाहियतें होती हैं कि वो जो है लीडर लीडर बन सके। तो ये वाला पैरा जो है ना ये भी करना है। देन नेक्स्ट है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप टू और मोर इंडिविजुअल जो होते हैं वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और वो ग्रुप बना के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। और देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रुप्स, दो तरह के ग्रुप होते हैं हमारे पास। एक फार्मल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप जो होते हैं वो प्लान्ड होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो मिलके काम करते हैं। और जो इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं वो अनप्लान्ड होते हैं और सोशल होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें ग्रुप टास्क। अब ग्रुप ग्रुप हमारे मतलब हमने ग्रुप वाला शुरू किया हुआ है टॉपिक। तो इसमें ग्रुप टास्क रोल है कि ग्रुप के क्या रोल्स होते हैं, ये सारे रोल लिखे हुए हैं ग्रुप के, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप साइज, के ग्रुप के साइज क्या होता है, 2 लोगों का ग्रुप होता है, 3 लोगों का होता है, इवन नंबर ज़्यादा लोगों का भी ग्रुप होता है, 5 to 7 आर आइडियल, ठीक है। ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है। देन ये थोड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इंटरेक्शन, सोशल लॉफिंग, फ्री राइडर्स, इंडिविजुअलिज्म, ये वाला टॉपिक्स है। उसके बाद है ग्रुप प्रोसेस, इनर वर्किंग ऑफ ग्रुप, ग्रुप में कैसे काम होता है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव साइड एनर्जी आ जाती है एंड नेगेटिव साइड एनर्जी आ जाती है। पॉजिटिव साइड एनर्जी क्या होती है, इसमें ये होता है कि मतलब सब ना टीम वर्क करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, और इकट्ठे काम करने का फ़ायदा ये होता है कि सब अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और जैसे मतलब कि जहाँ एक-एक बंदा एक-एक काम करता है, तो जब 3 लोग काम करते हैं, तो वो 5 लोगों जितना काम कर लेते हैं। मतलब कि वो ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो इस वज़ह से ये इसका ये फ़ायदा होता है।
देन हमारे पास आ जाता है नॉर्म्स का टॉपिक। ये सारा हमने करना है। उसके बाद है स्टेजेस ऑफ ग्रुप। ग्रुप के क्या 5 स्टेज होते हैं, फार्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजोरिंग। ठीक है, ये इसके स्टेजेस के नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास है मैनी ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस आर मेड बाय ग्रुप्स एंड उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, ये आपने करना है। हमारे पास देन टॉपिक है टर्निंग ग्रुप्स इनटू इफेक्टिव टीम्स। वर्क, टीम वर्क आ गया। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास। फंक्शनल टीम है, सेल्फ डायरेक्ट टीम है, वर्चुअल टीम है एंड क्रॉस फंक्शनल टीम है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी टीम्स होती हैं। गेन शेयरिंग, एंटरप्रेन्योरल टीम, सेल्फ मैनेजरियल टीम, ये सारे जो है टॉपिक, ये वाले सारे टॉपिक आप पढ़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि क्या लिखा हुआ है, क्या बात है। नेचर ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन के बारे में टॉपिक स्टार्ट हो गया है कि मैनेजरियल कम्युनिकेशन कौन सी होती है, जिसमें इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है, ये सारी हमने पढ़नी है। वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जो हम वर्ड से बोल के एक दूसरे को मतलब बोल के एक दूसरे के साथ बात करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वर्बल इनोटेशंस क्या होते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ना है। और ये है हमारे पास द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी एनालाइज्ड इनटू बेसिक कंपोनेंट्स। इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, डिकोडिंग, नॉइज, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये हमने देखने हैं। उसके बाद वन वे कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, ये ये भी आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर करना है। फिल्टरिंग, सेलेक्टिव डिस्ट्रैक्शन, इमोशंस, फॉर्मेशन ओवरलोडिंग, इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग, ये टॉपिक भी आपने सारे पढ़ने हैं। ठीक है, जो हाईलाइट हुआ हुआ है ये सारा करना है। उसके बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, इजी टॉपिक्स हैं, लेकिन ये है कि इनका डिफरेंस पता नहीं चाहिए। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, इन अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये तो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं ये वाले एमसीक्यूज। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वो होती है जो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ करते हैं, ठीक है, जो ऊपर से नीचे की तरफ होती है, ठीक है, जो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ करते हैं। और अपवर्ड कम्युनिकेशन वो होती है जो एम्प्लॉयज़ अपने मैनेजर के साथ करते हैं। लिटरल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये वाली भी करनी है। देन हमारे पास इट इज़ द पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो अमंग टास्क ग्रुप मेंबर्स। तो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होती है। नेटवर्क कम्युनिकेशन, नेटवर्क में व्हील नेटवर्क है, चेन नेटवर्क है, वाई नेटवर्क है, सर्कल नेटवर्क है, स्टार नेटवर्क है, सेंट्रलाइज नेटवर्क है एंड डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। ये सारे जो है नेटवर्क्स हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ये आपको पता होने चाहिए। एंड देन ये कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, वॉइस मेल्स, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंचार्ज, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, वायरलेस कैपेबिलिटीज़, ये सारी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इसमें आपने कंट्रोलिंग करना है, कंट्रोलिंग वाला टॉपिक करना है। और इसमें जो मेन 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो ये वाले 3 इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है टाइप ऑफ कंट्रोल्स। हमारे पास कितने टाइप हैं, 3 टाइप हैं। ये 2 डेफिनेशंस, ये क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेंचमार्किंग, ये इम्पोर्टेंट है। और ये तो हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। और मुझे लग रहा है कि मैं इतने अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ये टाइम है रात के 2 बजे का और मुझे शदीद वाली गर्मी लग रही है। और आज आज मतलब पहले काफ़ी बारिशें हो रही थी, मौसम अच्छा था, लेकिन आज 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। और मेरे कपड़े फुल पसीने से जो है ना गीले हो चुके हैं क्योंकि पंखा वगैरह और दरवाज़ा बंद करके मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। और इस गर्मी की वजह से और कुछ सर दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं जैसा बोलना चाहिए था और जैसा समझाना चाहिए था वैसा नहीं समझा पाई क्योंकि मैंने आपको समझाने की तरफ फोकस नहीं किया, सिर्फ मैंने आपको मेन मेन पॉइंट बताए हैं जो इम्पोर्टेंट है। और बाकी आप लोगों ने एक दफ़ा हैंड आउट रीड करना है तो ही आपका पेपर अच्छा होना है, ये मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ। क्योंकि अगर आपने सिर्फ फाइल्स पे रहना है तो फाइल से इसका इतना पेपर नहीं आता। आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ हैंड आउट ही सारा पढ़ें, जो मैंने आपको हाईलाइट करवाया वही सारा पढ़ें, उसमें से पेपर आना है। तो मैंने काफ़ी मेहनत की आप लोगों के लिए, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं मैं करूँ
तो वो भी आप मुझे बताइएगा। और अगर किसी किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल हेल्प यू इंशाल्लाह। So I will see you in my next video. Till then, Allah Hafiz.